वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाव कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई अन्य नेता पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपनी अपनी बात मंच से रख रहे हैं। खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलकर इस जुल्म को रोकने के लिए उठ खड़े नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक ईंट भी खिसकाने में कामयाब हो गए तो याद रखिए इस मुल्क में न जमहूरियत बाकी रहेगी, न सेकुलरिज्म बाकी रहेगा, न इंसाफ। इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्य हैं मोहम्मद सुलेमान। उन्होंने बयान दिया है कि ये जो जंग है वो जंग आज़ादी की तरह दूसरी लड़ाई है। मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्फ बचाव कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सुलेमान का ये बयान। मुसलमानों की नहीं है ये लड़ाई, उनके दस्तूर की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहाकर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है हम वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका असरात, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत, अगर इस वक्त हमारी इज्जत नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जानते हैं कि आखिरकार यह मंच से किस तरीके के संबोधन चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अभी भी मंच पर मौजूद हैं, उनका संबोधन कब तक, बिलाल क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत में ही मंच पर जो है वो पहुंच चुके हैं। हालांकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक एक करके जो रहनुमा हैं, चाहे वो मुस्लिम संगठन की बात कर लें या फिर जो जेपीसी में जो तमाम जो सांसद मौजूद थे, उनको तो न्योता भेजा गया है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको जो है बोलने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये भी समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को एक क्राउड पुलर के नाम की तरह से भी जो है वो देखा जा सकता है। तो भीड़ को इकट्ठा रखने के लिए, भीड़ को जोड़े रखने के लिए कहीं ना कहीं जो आयोजन करता है उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि कार्यक्रम की समाप्ति तक ये भीड़ जो है वो यहीं पर टिकी रहे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी का जो संबोधन है वो इनकी तरफ से कोशिश ये है कि जब कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा तब जो है उनको ठीक है बिलाल, और अभी तक जिस तरीके का संबोधन हुआ है उससे संदेश क्या निकल कर आ रहा है? मतलब ये लड़ाई आर पार की है, मुसलमान कतई इस वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेगा। क्या यहाँ मंच से ये संदेश देने की कोशिश अभी तक के संबोधनों में, बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी तक जो संबोधन जितने भी हुए हैं उनमें यही कोशिश की गई है कि कानून और संविधान के दायरे में जो इनको जो अधिकार दिए गए हैं प्रोटेस्ट करने के, वैसे अधिकार उसी अधिकार के तहत विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन ये समझना जरूर होगा हमें कि वक्फ का जो मसला है वो ज्यादातर आम मुसलमानों के दरमियान जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इस वजह से भी जो संबोधन करता है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो आम मुसलमानों के साथ जो है वो स्थापित करने की कोशिश करें। तो इसलिए जो कंपैरिजन है, जो तुलनात्मक जो भाषण में उनके जो संबोधन है वो भी देखने को मिल रहा है, ताकि और बार बार यही कोशिश की जा रही है, जो भी स्पीकर आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला नहीं है बल्कि ये दीन का मसला है, ये मस्जिद और मदरसे और कब्रिस्तान का मसला है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ जायदाद और प्रॉपर्टी के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, इसको जो है वो दीन पर एक जो है वो हमला किया जा रहा है सरकार
सरकार की तरफ से ऐसा और जो है क्या वो यहाँ पर- मंच से ये वक्फ कानून में संशोधन जो सरकार ने किया है, इसके विरोध की लड़ाई को यहाँ मौजूद मुस्लिम संगठनों के जो नेता हैं वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित ना रखकर बल्कि इसको भारत के नागरिकों की लड़ाई के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सभी धर्मों के लोगों से एक अपील क्या यहाँ इस मंच से की जा रही है कि आइए और इस लड़ाई में जुड़िए। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इस तरीके की बातों से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बिलाल। बिल्कुल, देखिए रुमाना, यहाँ पर जो है वो यही एक संदेश, जो एक लार्जर संदेश जो है वो यही दिया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मंच से कई बार ये संबोधन भी हुआ है कि आज जो है ये मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी के खिलाफ ये कानून आया है, लेकिन कल को हो सकता है कि ईसाइयों और फिर उसके बाद जो हो सकता है कि सिख धर्म की जो जायदाद है उनके खिलाफ भी कोई कानून लाया जा सकता है। और बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ईसाई धर्मगुरु हैं और जो सिख धर्मगुरु हैं उनको भी मंच पर जगह दी गई है और उनका भी संबोधन जो है वो यहाँ पर सुनाने के लिए उनको जो है वो बुलाया गया है। और वो भी अपने संबोधन में जो धर्मगुरु आए हैं दूसरे धर्म के, चाहे वो सिख धर्मगुरु की बात करने या ईसाई धर्मगुरु की बात करने, वो भी जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो भी अपने संबोधन में यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जिस तरीके की कवायद कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिस तरीके का कानून है, उससे कहीं ना कहीं एक दिन जो है वो हमारे धर्म के ऊपर भी इस तरीके का कानून थोपा जा सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये वक्फ कानून के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत जैसे तमाम मुस्लिम संगठन जिसमें शामिल हैं, यहाँ पर अन्य धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको भी मंच पर स्थान दिया गया है। और कुल मिलाकर ये वक्फ बचाने की नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इस रूप में यहाँ मंच से संबोधन जारी है। इस बीच वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जो हो रहे हैं उस पर देश के उपराष्ट्रपति का, आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर देश के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये उपराष्ट्रपति की तरफ से जो कहा गया है पहले जरा वो विस्तार से बताइए। देखिए रोमाना, वैसे तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था, ये संविधान दिवस को लेकर के कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान जो है जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी उसका तो जिक्र किया ही कि वो कैसे हमारे देश के लिए एक काला अध्याय आज भी है। और उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जो है नीतियों के चलते लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी एक घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और हम ऐसे लोगों को स्वीकार मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या उपराष्ट्रपति की तरफ से बाकायदा वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसको लेकर कहा गया है कुछ? क्योंकि हिंसा बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई है, तो क्या यहाँ पर वक्फ कानून बंगाल मुर्शिदाबाद इसको लेकर सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कुछ? नहीं, सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जो है जो अभी आज जिस तरह से हाल ही में घटनाएं हो रही हैं, एक तरह से इशारा उनका इसी ओर था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको जो है जो लोग जो है संविधान को चुनौती देते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, सार्वजनिक सड़कों को बंद करते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी होगी, कानून अपना काम करेगा। और अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो पहले समझाएंगे और नहीं होगा तो कड़वी जो है दवा का स्वाद चखाना होगा। तो एक तरह से तो इशारा मतलब लोकतंत्र के अंदर जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति की तरफ से अपनी बात रखी गई है। अंकित गुप्ता जी बिल्कुल, उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि आपके पास जो प्रदर्शन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, देश के संविधान को चुनौती देना, इस तरीके की बातें स्वीकार नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उनके बयान के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट पर ही बयान दिया था निशिकांत दुबे ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर बयान दिया था बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने मामला चलाए जाने के लिए एजी को पत्र लिखा था। एक वकील ने सांसद निशिकांत दुबे के चीफ जस्टिस के बारे में दिए बयान का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा। कहा लोगों ने अटॉर्नी जनरल से अवमानना केस की अनुमति मांगी है, अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ, सरकार निष्क्रिय बैठी है। सोशल मीडिया पर दुबे के बयान की क्लिप हर जगह उपलब्ध है, उसे हटाया नहीं जा रहा।
हमारे साथ याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा हैं, जो पेशे से वकील हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इनके मामले में। मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की या सॉलिसिटर जनरल की सहमति आमतौर पर लोग मांग रहे हैं, आपने सीधे याचिका दाखिल कर दी। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में सारे पावर आते हैं। पहले आपको यदि कंटेम्प्ट का जो एक्ट है उसमें 1971 में आप सेक्शंस जो 15 है और 14 है उसको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है। अटॉर्नी जनरल कई बार परमिशन देता है, कई बार नहीं देता है, क्योंकि भारत देश का लॉ ऑफिसर होता है, करंट रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होता है, तो इस कई बार ऐसा हो जा सकता है कि वायस हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वाइड जुडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ पर कॉग्निजेंस ऑफेंस ले सकती है और कभी भी किसी मैटर को लिस्ट कर सकती है, सुमोटो कर सकती है। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे यानी आप सुप्रीम कोर्ट का जो खुद संज्ञान लेने की शक्ति है, आप उसको इन्वोक करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद देखे उसकी अवमानना हो रही है। आज आपने क्या बात रखी जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने, आपने क्या बताया? मैंने बोला कि ऑनरेबल से ये भारत देश के इतिहास में 50 सालों के इतिहास में ये है, इस बार जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ ये बहुत स्पेशल टाइप का मैटर है। कोर्ट ने बोला व्हाट, तो मैंने फिर उसके बाद में सारी चीज़ों को क्रम से रखना शुरू किया। मैं बोला कि बीजेपी के 4 बार के एमपी निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने बोला कि भारत देश में जितने भी सिविल वार हो रहे हैं वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हो रहे हैं, उनके द्वारा, अर्थात सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई। इसके साथ में मैंने यह भी बोला कि लॉर्डशिप जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है पूरे देश की मीडिया में, उसके बाद तो सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट को कोई तवायत कहना शुरू कर देता है, तो कोई शरीयत कानून से रेगुलराइज होने वाला बताने लगता है और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बाढ़ सी आ जाती है, जिसको लेकर के हमारे बहुत सारे कलीग्स जितने भी और भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने लेटर दे करके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और उनको भी इसको कंसर्न किया है। पर उन्होंने आपने कोर्ट को बताया कि बहुत लोगों ने, आपने खुद तो नहीं मांगी है परमिशन, लेकिन बहुत लोगों ने मांग रखी है अटॉर्नी जनरल से जिस पर अभी फैसला हुआ नहीं, ये बात आपने रखी। करेक्ट। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी इस मामले में कहा गया था कि आप परमिशन दीजिए ताकि अवमानना का मामला चले और वहां से अभी कोई जवाब नहीं मिला, इसी वजह से क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधे खटखटाना पड़ा है? देखिए, वकील नरेंद्र मिश्रा जो हैं इन्होंने दो दिन पहले करीब अपनी याचिका दाखिल की, लेटर पिटीशन भेजी है सुप्रीम कोर्ट को, और ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल इतनी जल्दी किसी भी मामले में परमिशन दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, उनको भी एग्जामिन करना होता है, विस्तार से जवाब देना होता है। तो ये कहना कि इनको अटॉर्नी जनरल का चूंकि जवाब नहीं आया था इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा नहीं है। इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही एक पत्र याचिका भेज दी थी, जिस पर मैंने सवाल भी किया कि आपने प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। इन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद भी शक्ति है। तो पहली बात तो यह है कि जब यह मामला लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा इसको, और ये हो सकता है कहे कि आप प्रक्रिया के तहत आइए, अटॉर्नी जनरल के पास जाइए। तो अटॉर्नी जनरल के डिले करने का कोई आधार नहीं है। इन्होंने खुद चुना कि मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देता हूं। और जहां तक बात है कि अगले सप्ताह क्यों इनके मामले को लगाया सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें से एक बात थी कि अटॉर्नी जनरल का परमिशन पेंडिंग है। साथ ही साथ क्लिप जो मौजूद है सोशल मीडिया पे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़े अवमानना भरी बात है और उसको हटाया नहीं जा रहा। तो ऐसी बातों के मद्देनजर कोर्ट ने कहा ठीक है, अगले सप्ताह देखते हैं। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। शरबत जिहाद संबंधी कथित टिप्पणी अनुचित है, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। इसने अदालत की अंतर आत्मा को झकझोर दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात कही है। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील, ऐसे बयान से सांप्रदायिक विभाजन पैदा होता है, ये उनकी ओर से कहा गया है। और इसी पर और जानकारियों के साथ मेरे साथी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं, सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। अंकित, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से और क्या क्या कहा गया है इस पूरे के मामले को लेकर, और ये मामला है क्या, जरा ये भी बताइए। देखिए, इस वक्त पहले एक बड़ा अपडेट दे देता हूँ, वो ये है कि इस मामले में बाबा रामदेव के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि बाबा रामदेव ने जो शरबत जिहाद वाला जो विज्ञापन जारी किया था उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि वो शरबत जिहाद वाला जो बाबा रामदेव का विज्ञापन, जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी हमदर्द कंपनी ने, क्योंकि हमदर्द कंपनी का जो उनका रुअफ़ज़ा आता है शरबत, उसको लेकर के बाबा रामदेव ने एक जो अपना विज्ञापन बनाया था जिसमें ये कहा था कि देखिए एक दूसरी कंपनी है
जिसका शरबत आता है, लेकिन उससे जो कमाई होती है उसके पैसे का इस्तेमाल वो मदरसा और मस्जिद बनाने में करते हैं। आप हमारी कंपनी का जो है शरबत पीजिए और इसका इस्तेमाल हम गुरुकुल बनाने में करेंगे। इस तरीके के शब्दों का बात की थी बाबा रामदेव ने अपने उस विज्ञापन में, जिसको लेकर के हमदर्द जो है हाईकोर्ट आया था और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की कि ऐसा विज्ञापन हमारी आत्मा को झकझोरता है। इतना ही नहीं, जो मुकुल रोहतगी जो वरिष्ठ वकील हैं हमदर्द कंपनी की तरफ से, उन्होंने यहां तक कहा कि पहले ही देश में कई तरह के विवाद चल रहे हैं, इस तरीके के विज्ञापन देश में जो आपसी सौहार्द है उसको और खराब कर सकता है, लिहाजा ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। सौहार्द का जो उन्होंने जिक्र किया था और उसी के बाद में अब जो है बाबा रामदेव ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि ऐसे तमाम विज्ञापनों को वो हटा देंगे और कोर्ट ने उनसे ये भी कहा है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में भी इस तरीके के आपसी सौहार्द को खराब करने वाले विज्ञापनों को आप नहीं देंगे और ना ही कोई बयान देंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होनी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बाबा रामदेव ने अब कोर्ट से कहा है कि वो अपने इस विज्ञापन को, जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद की बात कही थी, वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाएंगे। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।